डियर स्टूडेंट्स, केकेसीपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने पाइथन प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। पाइथन प्रोग्रामिंग की एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है। आप रेगुलरली ये सारी क्लासेस अटेंड करें। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, कल हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने यहां तक डिस्कशन कर दिया था। यहां तक हम डिस्कशन कर चुके थे कि भाई किस तरीके से हम प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप पाइथन के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये भी डिस्कस कर दिया था हमने। हाँ, आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो पोर्शन है वो डॉक्यूमेंटेशन वाला पोर्शन देखेंगे हम, कि आपको अगर पाइथन के अंदर कमेंट का यूज करना है, अगर आप पाइथन के अंदर कमेंट का यूज करना चाहते हो, तो आपने सी प्लस प्लस में देखा था कि हम डबल स्लैश या फिर स्लैश स्टार स्टार स्लैश का यूज करते हैं कमेंट करने के लिए। लेकिन यहां पर अगर आपको किसी लाइन को कमेंट करना है तो आपको हैश सिंबल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर आपने एक तो यहां पर प्रॉम्प्ट में आपने सिंगल कोट के अंदर ये स्ट्रिंग लिए, एंटर किया, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। दूसरे प्रॉम्प्ट में आपने क्या किया है, हैश का यूज कर लिया और उसके बाद में स्ट्रिंग लिखी है। तो एंटर करोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये क्या बन चुकी है, कमेंट बन चुकी है। जैसे कि आपने यहां पर हैश लगा दिया और फिर मैंने आपको बताया था आप सिंगल कोट का यूज भी कर सकते हो स्ट्रिंग के लिए और डबल कोट का यूज भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने सिंगल कोट का यूज किया, दिस इज ए स्ट्रिंग। आप देख रहे हो कि यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं। हाँ, कुछ पूछना है? यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि आपने जो लाइन ली है उसको आपने क्या बना दिया, कमेंट बना दिया। फिर से देखें, मैंने यहां पर लिखा दिस इज कमेंट सेक्शन। आप देख रहे हो कि जब मैंने कमेंट सेक्शन हैश से स्टार्ट किया तो हैश के बाद में मैंने जो कुछ भी लिखा वो तो कमेंट हो गया। फिर जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये इंटरप्रेटर आपको ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि इस लाइन को तो इसने रीड ही नहीं किया, इसको तो इसने क्या समझा है, कमेंट समझा है। इसको तो क्या समझा गया है,
कमेंट समझा गया है, इसलिए आपको क्या कर रहा है, ये एक ऑप्शन और दे रहे हैं कि आप अपना कोई स्टेटमेंट लिखे। तो जैसे ही अगली लाइन में डॉट 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 आया, मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, मतलब a एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 5 स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो फिर अगली बार जब प्रॉम्प्ट आया और मैंने a लिखा तो a की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। तो सिंपली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हैश, यहाँ पर जो हैश सिंबल है पाइथन के अंदर किस काम आता है, कमेंट करने के काम में आता है। हैश सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट पर्पस इन पाइथन लैंग्वेज। क्लियर है ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल होता है, वेरिएबल का यूज वैल्यू असाइन करवाने के लिए किया जाता है, वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर सबसे पहली बात तो क्या है कि वेरिएबल आर नॉट डिक्लेयर्ड, जस्ट असाइन्ड। पाइथन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि आप C++ में नॉर्मली करते हो, जैसे int a इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू असाइन करवानी है। आप जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल को असाइन करवाओगे वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट, द वेरिएबल इज क्रिएटेड द फर्स्ट टाइम यू असाइन इट ए वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, उस वेरिएबल को मेमोरी में क्या मिल जाती है, लोकेशन बन जाती है। जिस टाइप की आपने वैल्यू स्टोर करवाई है उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। स्पेस वगैरह क्या है, कितना बाइट लेगा, ये सब बात की बातें बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स आर रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जब हम क्लास वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बिकॉज पाइथन इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब ये हो गया कि हम पाइथन में क्या करेंगे, क्लासेस भी क्रिएट करेंगे और उनके ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करने का भी काम करेंगे। टाइप इंफॉर्मेशन इज विद द ऑब्जेक्ट नॉट द रेफरेंस। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो आप मान लो किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाओगे, ठीक है, तो वो वेरिएबल किस टाइप का है उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ रहेगी। अब जब तक हम ऑब्जेक्ट और क्लास वाला पोर्शन नहीं डिस्कस करेंगे तब तक आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये किस तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे ही हमारा पोर्शन वो स्टार्ट होगा तब हम डिटेल से, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट आपका पढ़ा है ना, इसके बारे में तो हम डिटेल से इसका डिस्कशन करेंगे। सिंपली ये कह रहा है एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि पाइथन के अंदर जो कुछ भी आप यूज करते हो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कैसे है, क्यों है, ये सारा बाद का डिस्कशन है। अब यहां पर जैसे कि इसने लिखा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा है कि एवरीथिंग का मतलब क्या है। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग फंक्शन, क्लासेस, मोर ऑन दिस लेटर। ये कह रहा है कि एवरीथिंग का मतलब सब कुछ है, फंक्शन को भी इंक्लूड कर लें, क्लास को भी इंक्लूड कर लें, सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका बाद में डिस्कशन किया जाना। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि डेटा टाइप इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑफ द वेरिएबल। ये कह रहा है कि जैसे आप डेटा टाइप जो है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर C++ में अपने यूज करते हैं नॉर्मली इंट a, तो यहाँ पर a एक वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो C++ में जो a वेरिएबल आपने यूज किया है तो उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है डेटा टाइप। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब सब कुछ ऑब्जेक्ट है तो ये कह रहा है कि डेटा टाइप जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, किसी वेरिएबल की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब नॉर्मली जब हम C++ में इंट a यूज करते हैं तो a जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी कौन होती है, डेटा टाइप होती है।
लेकिन यहाँ पर चूंकि सब कुछ ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप की प्रॉपर्टी वेरिएबल न होकर के ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब हम बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये चीजें तो हम देख चुके हैं कि मान लो किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करवानी है तो किस तरीके से कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर वैल्यू असाइन करवा देंगे। अगर आप चाहो तो असाइनमेंट ऑपरेटर कई बार भी यूज कर सकते हो, जैसे ए बी सी तीन वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू स्टोर करवानी है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये जो 3 वैल्यू है ये तीनों वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, तो हम तीनों वेरिएबल का यूज जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5, अब आप a प्रिंट करोगे तो 5 प्रिंट होगा, b प्रिंट करोगे तो 5 प्रिंट होगा, c प्रिंट करोगे तो 5 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट के बाद में अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर में 3 कैटेगरी होती है, एक तो होता है इंटीजर फ्लोट और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो होता है आपका इंटीजर और फ्लोट नंबर और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट भी होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी होते हैं। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होते हैं जिनकी रियल में एक्जिस्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक है, ये जो मैंने जे यूज किया है, जिस भी वैल्यू के साथ जे का यूज होगा तो इसे हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये काल्पनिक पार्ट है। और ये जो मैंने सीधा यूज किया ये क्या है, आपका रियल पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इट मींस ये जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे नॉर्मली हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया जेड इज इक्वल टू 2 + 3j। तो यहाँ पर जो 3 है ये तो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और ये 2 जो है वो क्या है, रियल नंबर है। नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो जे है, जे क्या है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसको जे भी बोल सकते हैं या इसको हम आयोटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आयोटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आयोटा बोल सकते हैं। आयोटा एक मैथमेटिक्स की टर्म है जिसमें ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको अगर ये कहा जाए कि आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कहोगे 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको -4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि नेगेटिव वैल्यू का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन कई बार क्या होता है, मैथमेटिकल जब ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है तब उस टाइम में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस ये √4 जो है ये तो रियल नंबर है और √-4 है ये क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है जिसको हम हिंदी में काल्पनिक नंबर कहते हैं। इसको सोल्व करने के लिए कहा गया कि एक टर्म्स होती है, चाहे जिसको जे लिख दो चाहे आई लिख दो, चाहे जे लिख दो चाहे क्या लिख दो, आई लिख दो। तो मतलब अगर मान लो आप जे की स्क्वायर करो या फिर आई की स्क्वायर करो, मान लो अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखता हूं तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ये कहा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं √-4 लेता हूं तो यहां पर मैं इस तरीके से मैथमेटिक्स में लिख सकता हूं कि माइनस को तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस को तो ऐसे मान लिया कि माइनस है, इसको तो मैं क्या कह सकता हूं, इसको मान लो ये नहीं, माइनस को तो मैं कहता हूं -1 × 4। अब -1 को तो हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर लिख देंगे और ये आपका 4 है। तो आयोटा स्क्वायर जब अंडर रूट से निकलेगा तो ये तो हो गया आयोटा, और 4 जब निकलेगा तो क्या हो गया 2। तो 2 आयोटा या आयोटा 2 या J2 हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। बाय यूजिंग द सिंगल कोट वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग
and by using the double quote we can represent the string. तो सिंगल कोट और डबल कोट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज योर चॉइस कि आपको सिंगल कोट यूज करना है या डबल कोट यूज करना है. क्लियर है ये, यस और नो? यस सर. नेक्स्ट ऑपरेशंस की बात की जा रही है. स्ट्रिंग ऑपरेशंस में ये कह रहा है कि मान लो आपने कोई वेरिएबल ले रखा है और उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा रखी है और एक आपने स्ट्रिंग लिया, तो यहाँ पर प्लस जो है वो क्या काम करेगा, कॉन्केटिनेशन का काम करेगा. मतलब आपने एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग के साथ क्या ले रखा है, कोई वेरिएबल की वैल्यू ले रखी है. ठीक है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू और स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और फिर किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, वर्ड में स्टोर हो जाएंगी. जैसे मान लो ये दूसरा एग्जांपल इसने लिया कि एक वर्ड वेरिएबल ले रखा है, एक स्ट्रिंग ले रखी है हेलो और एक स्ट्रिंग ले रखी है ए. ठीक है, अब आप सिंगल कोट के अंदर अगर आप सिंगल कैरेक्टर लेते हो तो वो भी क्या करेगा, एक स्ट्रिंग की तरह एक्शन परफॉर्म करेगा. तो हेलो स्ट्रिंग के साथ ए नाम की स्ट्रिंग जो है वो अटैच हो जाएगी और आपका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा हेलो, और फिर उसके जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. तो सिंपली हम यहाँ पर इसको जो है वो नॉर्मली देख सकते हैं. आप लोगों ने देखा भी होगा कि मान लो आपने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, या आपने एक वेरिएबल लिया x जिसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो, और एक वेरिएबल ले लिया आपने y जिसके अंदर आपने ले लिया वर्ड. ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर ये कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो यहाँ x और y आपने क्या लिए, दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हैं, x भी स्ट्रिंग और y भी स्ट्रिंग है, और उन पर क्या लगाया आपने, प्लस सिंबल लगाया है. तो ये यहाँ पर एक्ट एज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, x एंड y दोनों को क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा, x के साथ y को अटैच करेगा, z में स्टोर करवा देगा. अब मैं z को जब प्रिंट करूंगा तो ये हेलो वर्ड दोनों जो है पास पास दिखाई देंगे. इट मींस x के साथ अपेंड हो गई है y, x के साथ कॉन्केटिनेशन हो गई है y की वैल्यू. तो इन केस ऑफ स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर एक्ट एज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पर तो मैंने जैसे एक वेरिएबल लिया x, उसमें तो मैंने ले लिया 5 इंटीजर वैल्यू, एक वेरिएबल लिया मैंने y और उसके अंदर मैंने ले लिया हेलो. ठीक है, अब मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि x जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और y जो है वो क्या एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है. और कभी भी अनमेस्ड जो आपके वेरिएबल्स है उन पर कॉन्केटिनेशन, अनमेस्ड वैल्यू पर आप कभी भी कॉन्केटिनेशन, अगर मैं डायरेक्ट भी लगाता हूं जैसे हेलो एंड प्लस 5, तब भी क्या आएगी, एरर आएगी, बिकॉज अनमेस्ड वैल्यूज पर कभी भी आप प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते. या तो आप सीधा यूज करो 5 + 3, दोनों इंटीजर वैल्यू है तो ये प्लस यहाँ पर एक्ट एज ए एडिशन ऑपरेशन. और अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हो, इन केस ऑफ स्ट्रिंग x प्लस ऑपरेटर यूज एज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. ठीक है, तो ये तो हुई स्ट्रिंग की बात. उसके बाद में अगर हम सब स्ट्रिंग की बात करें कि मान लो किसी भी स्ट्रिंग का, जैसे हेलो स्ट्रिंग है और आपने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज किया, तो आपने कहा हेलो और 2, तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. जैसे ये h जो है वो 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर, फिर अगला L 2 इंडेक्स पर, फिर अगला L 3 पर और फिर ये 4 पर. अब आपने कहा कि हेलो की कौन से इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए, 2, तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 2 पोजीशन पर आपका ये है L, 2 पोजीशन पर क्या है, ये L है, तो ये L प्रिंट हो जाएगा. ऐसे ही हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि अगर आपको स्लाइस करना है, जैसे ये हेलो स्ट्रिंग है और आपने यहाँ पर स्लाइस कर दिया 1:2, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, हाइफन नहीं लगेगा, बल्कि कोलन लगेगा, 1:2. इसका मतलब हेलो नाम की स्ट्रिंग आपको कहां से कहां तक, 1 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक जाना है. तो ये h 0 इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर क्या है, e है, और 2 इंडेक्स पर क्या है, l है. तो 1 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक जाना है, मतलब e से लेकर l तक, तो ये क्या प्रिंट करेगा, el प्रिंट कर देगा. इसी तरीके से मान लो आपने एक स्ट्रिंग ले रखी है वर्ड और आपने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में -1 लगा दिया,
तो -1 का मतलब ये हो गया कि ये लास्ट से स्टार्ट करेगा और लास्ट वाला कैरेक्टर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर ये क्या देगा आपको, -1 लिखने पर डी देगा, -2 लिखने पर ये आर देगा, ठीक है। और लेन जो फंक्शन है वो किस काम आता है, किसी भी स्ट्रिंग को, अब जैसे वालो वर्ड लिया आपने, वर्ड की यहाँ पर आपने क्या कर दी, वर्ड के अंदर हमारे क्या है, हेलो है, तो हमने लेन फंक्शन का यूज किया और वर्ड पर अप्लाई कर दिया। तो हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, तो ये लेंथ को क्या करेगा, 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली ये चीजें देखें, जैसे मान लो आपने हेलो और आपने यहाँ पर कहा 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए, तो आप देख रहे हो 2 इंडेक्स पर 0 1 2 2 पर क्या है, ये एल है, प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मान लो मैं अगर यहाँ पर यूज करता हूँ हेलो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर 1:2, तो आप देखोगे 1:2, 1:2 पर क्या प्रिंट हुआ, ई प्रिंट हुआ है। एक मिनट, सर ये सही प्रिंट कर रहा है ई, है ये सही प्रिंट कर रहा है ई को। कैसे, सर इसमें ऐसा होता है कि 1 को इंक्लूड करता है और 3 को, जो 2 की वैल्यू होती है वो एक्सटेंड कर देता है, उसको इंक्लूड नहीं करता। तो आपने टूल लिया था। ये हमने जो है ना ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज किया है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये भी है ना थोड़ा सा आपके वर्जन के हिसाब से इसका आउटपुट भी वेरी करेगा, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई प्रिंटिंग का मामला तो वही है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट करके 2 इंडेक्स तक प्रिंट हो जाए। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आप लास्ट इंडेक्स नंबर लेते हो, ये इसको क्या कर रहा है, इंक्लूड नहीं करता, जो पहले वाला जो इंडेक्स है उसको इंक्लूड करता है, और लास्ट इंक्लूड को लास्ट इंडेक्स को क्या कर देता है, ये एक्सक्लूड कर देता है। जैसे अभी आपने इसमें कहा 1 से लेकर 1 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए 3 इंडेक्स तक प्रिंट हो जाए, तो अब जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या है, 3 इंडेक्स है, तो 3 इंडेक्स को ये क्या कर देगा, इस आउटपुट में इंक्लूड नहीं करेगा, 3 इंडेक्स को तो एक्सक्लूड कर देगा, और 3 इंडेक्स से पहले इंडेक्स जो है जैसे 2 है, तो 1 से लेकर 2 इंडेक्स तक प्रिंट करेगा, तो उस केस में ये क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, एल। मतलब आप जितना भी यहाँ पर दोगे, इस बार आपने 4 दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंडेक्स इसको तो इंक्लूड करेगा, 1 से लेकर कहां तक चलना है, 4 तक। अब लास्ट इंडेक्स कौन सा है, 4th इंडेक्स है, तो 4th इंडेक्स को क्या कर देगा, ये एक्सक्लूड कर देगा, इसको काउंट नहीं करेगा। और इससे पहले वाला जो इंडेक्स है 3 इंडेक्स तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब 1 2 3, तो 1 0 पर तो एच है, 1 पर क्या है, ई एल एल, 1 2 3, तो क्या प्रिंट हो गया, ई डबल एल यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सीक्वेंस भी दे सकते हो, पैटर्न भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल देखो 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। आगे अपने इसका टॉपिक अलग से आएगा, इम्यूटेबल वाली अगली अपनी जो इसमें पीपीटी है उसमें अलग से इसका डिस्कशन किया है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का, वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा है नंबर्स। नंबर्स में हम ये देखें तो यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पाइथन के अंदर जो इंटीजर है वो सी के लॉन्ग डेटा टाइप के इक्वल होता है। जैसे हम सी के अंदर लॉन्ग डेटा टाइप की बात करते हैं तो वहां पर हम ये कहते हैं कि सी का जो लॉन्ग डेटा टाइप जितनी रेंज लेता है, सी का लॉन्ग डेटा टाइप क्या लेता है, आपने वहां पर देखा कि माइनस में ये इतनी बड़ी वैल्यू लेता है। सी या सी प्लस प्लस के अंदर जो लॉन्ग डेटा टाइप है वो कितनी बड़ी वैल्यू लेता है, इतनी बड़ी वैल्यू। तो माइनस में और प्लस की बात अगर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि पाइथन का जो इंटीजर है वो सी के लॉन्ग डेटा टाइप के इक्वल होता है। मतलब ये रेंज जो है वो इंटीजर डेटा टाइप जो प्लस में इतनी बड़ी और माइनस में यहाँ पर 48 तक की वैल्यू स्टोर करवा सकता है। तो यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर x आपने वेरिएबल लिया और आप जैसे इसके अंदर यही वैल्यू स्टोर करवाते हो, इतनी बड़ी वैल्यू है ना,
जैसे ये हो गया 1 3 ट्रिपल 2 और 4, ठीक है। तो x को प्रिंट करवाएंगे तो ये x जो है वो आसानी से इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, बिकॉज जो है वो x आपने जब इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई तो यहाँ पर इंटीजर जो वेरिएबल है, इंटीजर जो है वो एक्ट एज ए लॉन्ग डेटा टाइप की तरह रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसी की भी पावर फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कह दिया जैसे आपने 10 टू दी पावर 2 करनी है अपने को, 10 की पावर 2, तो यहाँ पर देखो आपका क्या आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 कर दिया आपने। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, पहला जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 10 टू दी पावर 2 है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर ये कहता हूँ कि 50 मल्टीप्लाइड पावर 4, इसका मतलब हो गया 50 की पावर 4। तो ये आपके सामने रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम जो बहुत बड़ा रिजल्ट जो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो ऑपरेशंस है वो पावर के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंटर का ये इस तरीके का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पाइथन के अंदर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो है वो क्या करता है, एज ए पावर की तरह रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद में ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की, जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, हमारी डिस्कशन क्लास में डिस्कशन हुआ था कि ये मान लो इंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, जैसे अगर मैं यूज करता हूँ इस तरीके से इंट x, तो ये x को किस में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर में। इसी तरीके से मैं यूज करता हूँ फ्लोट x, तो ये x को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट में, ठीक है। द इंटरप्रेटर शोज ए लॉट ऑफ डिजिट्स, मतलब इंटरप्रेटर जो है वो बहुत बड़ी डिजिट जो है वो शो कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि ये 6 डिजिट तक वैल्यू शो करेगा पॉइंट के बाद में, या 12 डिजिट तक वैल्यू शो करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पर किसी का क्वेश्चन आया है, क्या आया है यहाँ पर, महेश कह रहा है सर लेन की कोई लिमिट होती है क्या, नहीं, ये कितनी बड़ी वैल्यू जो प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपने देखें यहाँ पर, वैसे मैं ये आपकी डिस्कशन क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। मान लो सपोज करो कि आपने जैसे यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर यही अपने देख लें, जैसे यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं 1.23232, तो यहाँ पर इसने इस तरीके से प्रिंट कर दिया। मतलब अगर इसमें तो ये देखो एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखा रहा है, मतलब 1.3 E7, ठीक है। E7 का मतलब यहाँ पर हो गया 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 7, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ी, अगर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू होगी तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी दे सकता है, अभी ये डायरेक्ट यहाँ पर दे रहा है। इसी तरीके से आपने सपोज करो कि यहाँ पर कोई भी फ्लोट वैल्यू ले ली, आपने 2.34 पर इंट फंक्शन यूज किया, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 2 प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप, यहाँ पर अगर आप 2 लिखते हो, इस बार इंटीजर वैल्यू लिख रहे हो, तो ये 2.0 प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटीजर फंक्शन जो है वो फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, और फ्लोट फंक्शन जो है वो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। महेश जो है वो हाथ उठा रहा है, बोलो महेश। सर लास्ट वाले में आपने बताया था ना लैंड वर्ड, तो उस वर्ड की अपन वो 5 वैल्यू दे देता है वो। हाँ, जैसे आपने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिया, जैसे यहाँ पर एस एक्स ले लिया आपने, जैसे आपने कहा हेलो वर्ड, ठीक है। अब आप लेंथ फंक्शन का यूज करो और एक्स की, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है 11, मतलब ये आपको जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को काउंट करता है। तो आप देखो हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर है, 5 है, हेलो की लेंथ 5 है, एक स्पेस हो गया 6, और इधर वर्ड की लेंथ क्या है 5, तो 5 + 1 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आप लिख दो वेलकम टू केकेसी पीजी कॉलेज सरदार शहर, ठीक है। सॉरी मैंने इसको सर एक्स तो लिखो सर। हाँ, आप मैंने इसको वेरिएबल में नहीं लिया, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने ये ले लिया यहाँ पर,
x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेन फंक्शन यूज कर लेता हूँ, ये 38 दे देगा। ठीक है, तो सर इसकी मतलब कोई लिमिट नहीं होती? नहीं, आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग दोगे तो ये तो लेंथ को काउंट करेगा। लेंथ ठीक आप सर। कितनी भी बड़ी दोगे ना स्ट्रिंग, तो उसकी सिर्फ ये क्या करेगा, लेंथ को काउंट करेगा। ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू, यस सर। और इंटीजर की लेंथ मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सी के लॉन्ग डेटा टाइप के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपने नॉर्मली देखा फ्लोटिंग पॉइंट में कि यहाँ पर आपने दो फंक्शन देखे हैं। एक तो फंक्शन देखा है इंट, जो क्या करता है, कोई भी आप वैल्यू दोगे, फ्लोट वैल्यू दोगे तो ये इंटीजर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और एक फंक्शन देखा आपने फ्लोट, आप यहाँ पर मान लो जैसे x वैल्यू देते हो और कोई इंटीजर वैल्यू है जैसे 2 दे दिया, तो ये 2.0 मतलब उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसने। नंबर्स में जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यहाँ पर वर्क बता रहा है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स लिए, एक तो लिया Z1 2 + 3 आयोटा, ठीक है, या J ले लो, आयोटा की जगह J ले लो, और एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2 6 + 4 आयोटा। तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, मतलब Z1 + Z2 जब करोगे, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। मतलब रियल पार्ट से ऐड होगा तो 8 प्लस इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा तो 7 आयोटा आपको मिलेगा। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे इसमें देखें तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए 2 + 3 आयोटा ले लो चाहे J ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर J ले लिया। इसी तरीके से Z2 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 6 + 7J, तो ये Z1 Z2 ले लिया मैंने। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक Z3 लेकर के Z1 + Z2 कर दिया मैंने, या Z1 + Z2 को सीधा प्रिंट कर, Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2, और फिर मैंने Z3 को यहाँ पर प्रिंट करवाया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 8 + 10 आयोटा आपको मिल रहा है। देखो 2 + 6 8 हो गए, रियल से ऐड हो गया, 3 + 7 10 हो गए, इमेजिनरी से ऐड हुआ और J आ गया। हाँ, किसी को कुछ पूछना था? शिखर। सर वो पीछे वाले पेज में ना ई का मतलब क्या होता है? हाँ, एक मिनट। हाँ, पीछे वाले पेज में आप देख रहे थे कि यहाँ पर एक्सपोनेंट पार्ट, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कोई फ्लोट नंबर लेते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2e + 10, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 2 × 10⁻⁻10। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं जैसे 2.3 e - 6, इसका मतलब हो गया 2.3 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये मतलब है इसका, समझ में आई ये बात? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यस मैं सर, क्लियर यहाँ है। पर कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने का प्रयास कर रहा था कि भाई आपने यहाँ पर जैसे ये लिया है x = 3 + 2j, y = -1j। तो अब देखो सिर्फ यहाँ पर रियल पार्ट दिया गया है। रियल पार्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो क्या है, सॉरी रियल पार्ट तो क्या है, 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट आपको क्या दिया गया है, -1j। तो अब जब आप x + y करोगे तो रियल पार्ट से जुड़ेगा, तो रियल पार्ट तो क्या है, 3 है, तो रियल पार्ट से जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 2j है और यहाँ पर क्या है, -1j है, तो 2 में से -1 गया, क्या बचा, प्लस का 1, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा 1j। तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट यहाँ पर आ रहा है कि भी x ले लिया, y ले लिया, और इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर इसने क्या किया, x × y किया। यहाँ पर क्या किया इसने, x मल्टीप्लाई की भी, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है,
जैसे मान लो यहाँ पर इसने जो है वो x और y को क्या है मल्टीप्लाई किया है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कह दिया z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, सॉरी j लेना था, ये आयोटा सपोर्ट नहीं कर रहा, आयोटा को ये j से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3j और z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किया z1 मल्टीप्लाई z2, z1 मल्टीप्लाई z2। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब यहाँ पर 2 3 दिया हुआ है तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर